ओके, तो इस लेक्चर में हम जो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन का जो पॉइंट हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो वर्क डन होता है कांस्टेंट फोर्स के कारण उसको हमने कैलकुलेट किया था, और इस लेक्चर में हम जो वेरिएबल फोर्सेस होते हैं उसके कारण जो वर्क डन होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सीखेंगे। ओके, तो हमारा हेडिंग बन जाता है बी नंबर का पॉइंट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। ठीक है, वेरिएबल फोर्सेस, और इसमें हम एक स्प्रिंग फोर्स जितना वर्क डन करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो वर्क डन कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक, तो मान लो यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है, एक स्प्रिंग ब्लॉक वाला सिस्टम है। मान लो यहाँ पे एक सरफेस है, और ये सरफेस पे यहाँ पे एक स्प्रिंग फिक्स किया हुआ है। ठीक है, सपोज कर लो ये स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग को एक ब्लॉक टाइट कर दिया। ठीक है, एक ब्लॉक टाइट कर दिया जिसका मास है m। मान लो ब्लॉक का मास है m। अभी जब हम इस ब्लॉक को राइट साइड, अभी मान लो ये स्प्रिंग जो है उसके नेचुरल लेंथ पे है, मतलब ना इसमें कोई एक्सटेंशन है ना इसमें कोई कॉम्प्रेंशन है। जो उसका जो नेचुरल लेंथ है वो नेचुरल लेंथ, उसी नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है। लेकिन मान लो अभी ये जो ब्लॉक है उसको हम राइट साइड में खींचते हैं या डिस्प्लेस करते हैं, देन अगर ब्लॉक राइट साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा, देन वो आपको बाद में नज़र आएगा कुछ इस तरह कि मान लो यहाँ पे पहले तो स्प्रिंग कुछ नेचुरल लेंथ में था, देन वो एक्सटेंड कर जाएगा, जितना हम ब्लॉक को खींचेंगे उतना वो एक्सटेंड कर गए, देन स्प्रिंग ब्लॉक यहाँ पे मान लो यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से कुछ रेफरेंस लाइन बना के चले समझने के लिए, मान लो यहाँ से एक बीच में से एक लाइन आप कंसिडर कर लो, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, देन वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब इस लाइन तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये जो टोटल है ये मान लो यहाँ पे टोटल x डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, तो जो ये वाला पोजीशन ब्लॉक जो था, तो पहले तो मान लो x इक्वल टू 0 पोजिशन पे था, एंड देन ब्लॉक कहाँ से कौन से पोजीशन पे गया, मान लो x1 पोजीशन पे चला गया। ये जो कोऑर्डिनेट x1 है, तो जो पोजीशन बाद में ब्लॉक की चेंज हुआ x1, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये x1 डिस्प्लेसमेंट, राइट। लेकिन जब हम इसको डिस्प्लेस कर रहे थे इस डायरेक्शन में, तो जब इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे थे राइट साइड में, तब इस पे एक फोर्स लग रहा था। ठीक है, ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, राइट। मतलब स्प्रिंग तो इस ब्लॉक को खींचेगी लेफ्ट साइड में, और ब्लॉक डिस्प्लेस कहाँ होता है, हो रहा है राइट साइड में। अगर ब्लॉक जितना राइट साइड में डिस्प्लेस होगा उतने ही जोर से स्प्रिंग उसको लेफ्ट साइड में खींचने का प्रयास करेगा, राइट। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि जो डिस्प्लेसमेंट वाला जो वेक्टर है और जो फोर्स वाला वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। ओके, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, तो जितना ये डिस्प्लेसमेंट इसका आगे आगे बढ़ेगा, मान लो x1 है, बाद में ब्लॉक कहीं यहाँ आ जाए, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो उतना ही उस पर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो आपको शायद पता होगा, अगर नहीं भी है तो आप उसको समझ लो कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है हमारा, वो स्प्रिंग फोर्स हो जाता है एक स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, राइट। तो इस कंडीशन में जो हमारा स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा वो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा
मान लो कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। एक्स हमारा है डिस्प्लेसमेंट, x1 मान लो यहाँ पे। लेकिन हम उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो ब्लॉक यहाँ से पहले तो मीन पोजीशन पे था, मतलब x इक्वल टू 0 पे था, और ब्लॉक अभी x इक्वल टू x1 पे है। जब ब्लॉक यहाँ पे होगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मीन पोजीशन से, लेकिन देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अभी जब ब्लॉक इस पोजीशन पे है तब जो स्प्रिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा हमारा, इक्वल टू माइनस KX1। इतना फोर्स से ये स्प्रिंग ब्लॉक को पीछे खींच रहा है, लेफ्ट साइड में खींच रहा है। ओके, तो जो, हाँ अभी समझिए कि ब्लॉक का तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ आ रहा है कि x इक्वल टू 0 से लेके ब्लॉक कहाँ तक डिस्प्लेट हुआ, x इक्वल टू x1। तो लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट में जो स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर जो वर्क डन था, वो वर्क डन कितना है ये कैलकुलेट करना हमारा टास्क है, राइट। तो ब्लॉक के ऊपर जो वर्क डन हुआ वो किस फोर्स के कारण हुआ, स्प्रिंग फोर्स के कारण हुआ। और स्प्रिंग फोर्स के बारे में एक बात आप समझ लो कि स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट किया जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, जितना जितना मीन पोजीशन से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना उतना स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये तो डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, माइनस जो साइन है इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में होगा तो स्प्रिंग फोर्स उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहाँ से आप ये समझ लो कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स होगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है। सो स्प्रिंग फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्प्लेसमेंट की, मतलब डिस्प्लेसमेंट जितना बढ़ेगा उतना स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। ये जो माइनस साइन है आप इससे कंफ्यूज मत होइए। जो माइनस साइन है वो ओनली डायरेक्शन दिखाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग उस ब्लॉक पे फोर्स लगाता है, इसलिए। तो स्प्रिंग फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, डिस्प्लेसमेंट के, राइट। ओके, तो इसीलिए इसको वेरिएबल फोर्स माना जाता है। मतलब पिछले केस में आपने देखा होगा, पिछले लेक्चर में जो mg था तो वो mg चेंज नहीं होता था, हाइट उसका चाहे कुछ भी हो, mg तो चेंज नहीं होगा, ना मास चेंज होता है ना उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा था, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट था। लेकिन ये देखिए स्प्रिंग फोर्स जितना जितना ब्लॉक आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक खींचेंगे उतना ज़्यादा उसका स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इसलिए इस स्प्रिंग फोर्स को वेरिएबल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में ये स्प्रिंग फोर्स के कारण कितना वर्क डन होता है वही कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, सो एज्यूम मास मास m are displacing by dx और dx in right direction, ओके। अभी ऐसा एज्यूम कर लो कि जो मास m है या ये जो ब्लॉक है ये वो डिस्प्लेस हो रहा है, कितना dx डिस्प्लेस हो रहा है, बहुत ही छोटा है। ये तो फाइनल तो डिस्प्लेस dx कर करके पूरा जो छोटा dx जोड़ के पूरा जो जोड़ दिया जाए तो पूरा डिस्प्लेसमेंट उसका x1 हो रहा है। लेकिन अभी तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो मान लो ब्लॉक एकदम छोटा सा डिस्प्लेस कर रहा है जो कि बराबर है dx के, राइट। तो इसका थोड़ा सा हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, यही बनाते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए कि ये तो हमारा था, ये तो कंसिडर किए थे कि मान लो यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, ये सरफेस है और यहाँ पे आपका स्प्रिंग लगा हुआ था। ओके, देन कुछ इस तरह से था। ओके, मान लो ये अभी नेचुरल वे में नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग, उसमें कोई एक्सटेंशन या कंप्रेंशन नहीं थी, ठीक है। और जो इनिशियली ब्लॉक का जो पोजीशन था
तो वो भी मेन पोजीशन है, मतलब x इक्वल टू 0, कोई भी उसमें ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं। लेकिन मान लो ब्लॉक यहाँ से लेके कुछ आगे चल जाता है, मतलब मान लो ये जो छोटा सा डिस्टेंस है यहाँ तक, dx पकड़ लो, यहाँ तक डिस्प्लेस हो जाता है, राइट। तो ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, लेकिन डायग्राम में आपको बड़ा दिख रहा होगा। तो यहाँ से जो आगे बढ़ जाएगा ब्लॉक, तो ब्लॉक का कुछ यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो जो नया जो पोजीशन है, तो x इक्वल टू हो गया dx के बराबर, राइट। इतना डिस्प्लेस हुआ, अगर इतना उसमें डिस्प्लेसमेंट आया तो स्प्रिंग फोर्स भी इसी dx टाइम से आगे बढ़ जाएगा, राइट। क्योंकि हमें तो पता है जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो यहाँ से इस केस में जो आपका स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स तो कितना आएगा आपका, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, एक मिनट आप एक सेकंड। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको पहले तो ये बात समझ लो कि जो टोटल आपका वर्क डन है, वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, और वर्क डन आपको पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एफ डॉट डी आर से, राइट, एफ डॉट डी आर। तो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे सेम है, डायरेक्शन मतलब अलोंग सेम एक्सिस है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी आर, तो वो तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में, और जो फोर्स लग रहा है आपका, फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पीछे, मतलब स्प्रिंग जो फोर्स लग रहा है वहाँ, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन अगर हमको जो फोर्स वाला डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग बनाना होगा, तो फोर्स वाले डायरेक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दो निगेटिव साइन से। तो ये जो फोर्स वाला डायरेक्शन है जो पहले निगेटिव था, तो वो क्या बन जाएगा, इसके अलोंग बन जाएगा, राइट। अगर उसको निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो कुल मिला के बन जाएगा एफ डॉट डी आर वेक्टर। अभी समझो, जो स्प्रिंग फोर्स है वो तो के इंटू एक्स है, राइट। स्प्रिंग फोर्स जो है के इंटू एक्स है, और कितना बड़ा उसी फोर्स को, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको डी एक्स हमने कुछ मूव किया, राइट। तो फोर्स की वैल्यू रख दो के एक्स, और डी आर कितना है आपका डॉट डी एक्स। अभी ये तो वेक्टर वाले सिचुएशन है, लेकिन जिस डायरेक्शन में डी एक्स बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में अगर के एक्स भी बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में तो एंगल थीटा ज़ीरो होगा। तो अगर इसको आगे हम सॉल्व कर दें तो कुछ ऐसा आएगा के एक्स डी एक्स कॉस थीटा, और थीटा कितना होगा 0, तो ये तो 1 हो जाएगा। देन फाइनल हमारे पास बच जाता है, जो इस कंडीशन में वर्क डन आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स। अभी देखिए के तो कांस्टेंट है, देन उसको बाहर ले आइए, तो इंटीग्रेशन अंदर बचा एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, राइट। और लिमिट लगा दो, तो हमने कंसिडर किया था ब्लॉक 0 से लेके x1 तक डिस्प्लेस हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका x2 की x की जगह x1 डाल दो, तो x1 स्क्वायर अपॉन 2, देन माइनस x की जगह अभी लोअर लिमिट डाल दो 0, देन आएगा 0 स्क्वायर अपॉन 0, मतलब ये 0 ही हो जाएगा 0 अपॉन 2, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो फाइनल जो आ रहा है आपके पास x1 स्क्वायर अपॉन 2, ये टोटल वर्क डन होगा। ओके, तो ये वर्क डन कौन सा है, जब ब्लॉक एक्स से लेके ब्लॉक एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू x1 डिस्प्लेस किया, तो उस दौरान जितना भी वर्क डन हुआ स्प्रिंग फोर्स के कारण, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया आपका -k/2 x1 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है पूरा x1, तो इसके लिए जो वर्क डन स्प्रिंग के कारण उस ब्लॉक पे जो हुआ वो वर्क डन क्या आया हमारा, वर्क डन इक्वल टू -k x1 स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब एक इसमें केस कंसिडर कर सकते हैं
कि मान लो जो ब्लॉक है फर्दर x1 से लेके x2 तक जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में वहाँ पे कितना वर्क डन होगा, मान लो ब्लॉक अभी x1 है, तो x1 से कुछ देर बाद वो यहाँ पे चला जाता है x1 पोजीशन, मतलब ये x1 वाली पोजीशन, x1 से ब्लॉक कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगा बाद में, ठीक है, यहाँ पे। तो ये पोजीशन क्या होगा आपका x2। इस कंडीशन में अभी कितना ब्लॉक का एक्सटेंशन हुआ है, तो x2 माइनस x1 हुआ, राइट। तो आप सिमिलरली इसमें लिमिट पुट कर दो, x1 नीचे और x2 ऊपर, ठीक है। पहले ब्लॉक तो जा रहा था 0 से x1 में, तब तो जो पूरा वर्क डन हुआ वो इस कंडीशन में कुछ ये आया था -k/2 x1 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ब्लॉक अगर मान लो x1 से लेके x2 मूव हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा आप यहाँ पे लिख लो। नाउ कंसिडर block is moving, block is moving further x1 to x2। देन अभी जो वर्क डन आएगा तो वर्क डन इसके इक्वल हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस की इंटीग्रेशन ऑफ x dx, राइट। और लिमिट क्या आएगा x1 से लेके x2। फिर आप इसको सॉल्व कर दो तो ये कुछ बन जाएगा x2 स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट x1 से लेके x2। देन इसको लिमिट पुट कर दो अभी, तो x2 अपर लिमिट हो जाएगा, तो x2 स्क्वायर अपॉन माइनस 2 अपॉन 2 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन 2, राइट। तो ये कुल मिला के आ जाएगा आपका माइनस, अभी एक काम करो, माइनस साइन आप बीच में आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बाहर बचेगा k, ठीक है। के को भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर माइनस के को, तो ये बन जाएगा आपका माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस के x2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस से प्लस k1 स्क्वायर अपॉन 2। ओके, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के x2 स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो ये हमारा वर्क डन हुआ। ये वर्क डन तब आप निकाल सकते हैं जब ब्लॉक x1 से लेके x2 एक्सटेंड हो रहा है। ओके, सो दिस इज वर्क डन फॉर द ब्लॉक मूविंग फ्रॉम x1 पोजिशन टू x2 पोजिशन, राइट। ओके, तो इस लेक्चर में हमने देखा कि जो अगर फोर्स वेरिएबल हो तो उसका जो वर्क डन होता है वो किस तरह से निकाला जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट। तो हमने पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में कांस्टेंट फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है ऑब्जेक्ट पे वो वाला, और वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो वाला, दोनों ही वे से हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा। ओके, सो अभी इसका जो प्रॉपर्टी है जनरली, वो प्रॉपर्टी पहले वाले जो कांस्टेंट फोर्स के लिए जो देखी थी उससे थोड़ा लगभग सिमिलर ही है, ठीक है। अभी सोचो कि मान लो यहाँ पे प्रॉपर्टीज डाल दो, ठीक है, सब पॉइंट प्रॉपर्टीज, राइट। तो प्रॉपर्टीज अभी सोचो कि अगर ये ब्लॉक वाला सिस्टम है आपका, ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग था, ये नेचुरल लेंथ में था, और स्प्रिंग जो ब्लॉक था आपका, ब्लॉक यहाँ पे कहीं आ चुका था, ठीक है। मान लो यहाँ पे कहीं ब्लॉक आपका आ चुका था एक्सटेंड होके, राइट। तो एक्सटेंशन आपको कितना हुआ, राइट। ये मान लो यहाँ पे एक x इक्वल टू 0 वाली पोजीशन, देन x इक्वल टू x1 हो गया आपका एक्सटेंशन। अभी x1 से लेके ब्लॉक फिर से मतलब यहाँ पे मूव करता है, पहले ये डिस्प्लेसमेंट करता है एंड देन वापस ब्लॉक उसी पोजीशन पे चला जाता है। देन जो फाइनल ब्लॉक की पोजीशन थी वो सेम ही इनिशियल पोजीशन से, लेकिन तो इसमें हम कह सकते हैं जो ब्लॉक का नेट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, 0। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, देन वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, 0, राइट। कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, राइट। तो स्प्रिंग फोर्स या देन ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे जब
आर्टिकल जब उसी पोजीशन पे आता है तब उसका जो वर्क डन होता है, वर्क डन 0 के इक्वल हो जाए। ओके, तो आप ये एक बात नोट कर लो। ओके, तो सो थैंक यू, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो गया। देन हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे और फिर नेक्स्ट पॉइंट में वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो तब तक थैंक यू।